अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज थोड़ी कम है, या तो आप अपनी नॉलेज के लिए कैजुअली वीडियो देख रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रॉपर्टी चाहे 10 लाख की हो या 1 करोड़ की, हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों का महल खरीदता है। और ऐसे में अगर उसके साथ कोई फ्रॉड या धोखा हो जाए तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हम फ्रॉड करने वालों का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो देखकर आप अपने को और अपने आसपास के नोन में जितने भी हैं, आप उनको इस नॉलेज के बारे में ज़रूर अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आगे जाके किसी के भी साथ ये फ्रॉड ना हो। आज का टॉपिक भी यही है कि प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें, या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, या प्रॉपर्टी का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के खो जाते हैं, तो उन केस में प्रॉपर्टी किस तरीके से परचेज़ करी जाती है, सेल करी जाती है, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने के लेके है। मेरा काम है आप तक नॉलेज पहुंचाना और आपका काम है ये नॉलेज सब तक पहुंचाना। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल क्योरा। देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ एक छत नहीं होती। प्रॉपर्टी जो हमारी है कई तरह की होती है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, ये सब हमारी प्रॉपर्टी होती हैं। इन सब का प्रोसेस अलग है, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन अलग है। हम जो प्रॉपर्टी जो है दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है, या तो परमानेंट होगी या टेम्पररी होगी। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए आपके पास प्रॉपर्टी आई है, उसके बाद वो रिवर्ट वापस उसी के बंदे के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। दूसरी होती है परमानेंट, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आपको करी गई है वो हमेशा के लिए आपकी है, आप उसके सोलली ऑनर हैं। अब देखिए, टेम्पररी जो है 3 तरीके से होती है, या तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी गई हो, या तो प्रॉपर्टी को लीज पे करा गया हो, या तो प्रॉपर्टी जो है लाइसेंस एंड एग्रीमेंट के थ्रू एक ट्रांसफ़र करी गई। अगला है वो परमानेंट है। परमानेंट ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कब मानी जाती है? या तो प्रॉपर्टी रिलिंक्विश डीड के थ्रू आपके पास आई है, यानी आपके प्रॉपर्टी में 5 शेयर होल्डर हैं, 5 में से 4 ने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया, यानी एक एनओसी दे दी, उन्होंने अपना राइट रिलीज़ कर दिया कि उन्हें इसमें कोई क्लेम नहीं चाहिए। तो जो 5th पर्सन है उसके पास अब ये सोलली ऑनर आ जाएगा, सोलली राइट आ जाएगा कि वही इसका एक इकलौता मालिक है। तो ये होता है हमारा लिंक्विश के थ्रू ट्रांसफ़र होना। सेकंड होता है सेल के थ्रू ट्रांसफ़र होना। हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम सेल कर दी और अब सारा राइट, सारा एंजॉय का राइट, सब कुछ उसी के पास है। तीसरा होता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने ना ही उसे सेल करी है, ना ही हमने रिलिंक्विश के थ्रू उसे ट्रांसफ़र हुई है, वो हमने एज अ गिफ्ट उसको ट्रांसफ़र कर दी है। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है और ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि टीपीए के अकॉर्डिंग, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, गिफ्ट जो है इररिवोकेबल है, यानी एक बार दिया गया गिफ्ट वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जजमेंट आई है इसके ऊपर कि जो माँ बाप हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करी है और बच्चा उन्हें बाद में डिफीट करता है या उन्हें हैरेस करता है किसी भी तरीके से और उनका ध्यान नहीं रखता, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकते हैं, यानी वो अपना गिफ्ट रिवोक कर सकते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टी का वर्ड का मतलब क्लियर हो गया होगा कि ऑनरशिप कब आपके लिए लाई जाती है। नाउ हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखा जाता है, या प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना पसंद करूँगा कि प्रॉपर्टी चाहे आप 10 लाख की ले या 50 लाख की ले, चाहे आप कितने भी रेट की प्रॉपर्टी ले, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, आपके पास अगर फुली प्रॉपर्टी परचेज़ करने का पैसा है तो वेल एंड गुड। लेकिन मेरी ये सलाह है कि प्रॉपर्टी आप फुली अमाउंट में ना परचेज़ करके आप उस पर एक लोन ज़रूर लें। मान लो आप प्रॉपर्टी 20 लाख की परचेज़ कर रहे हैं, आपके पास इनफ 20 लाख रुपए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी का थोड़ा ही अमाउंट दें और बाद थोड़ा आप बैंक से लोन करवा लें, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाए। बैंक जो है उन्हीं प्रॉपर्टी पे लोन करता है जिन प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होता है, उसी प्रॉपर्टी पे ही बैंक लोन करेगा। इसलिए आप 20 लाख की प्रॉपर्टी ले तो उस पर चाहे 2 लाख का, चाहे 3 लाख का, चाहे 5 लाख का, आप एक मिनिमम अमाउंट का लोन ज़रूर लें ताकि प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो सके। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, हमें पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। सपोज़ आप एक परचेज़र हैं, आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो परचेज़ करने से पहले आप जो आपके सामने सेलर है, हमें ये देखना पड़ेगा जो उसके पास डॉक्यूमेंट है, क्या वो डॉक्यूमेंट उसी के नाम से है जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में नाम रजिस्टर्ड है, क्या वो नाम उसी ऑनर का है जो आपको बता रहा है कि मैं ही इसका ऑनर हूँ, मैं ही आपको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, क्या उसी का नाम उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। वो टाइटल किसी भी मोड से देखिए ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे तो वो सेल डीड के थ्रू हो सकता है, गिफ्ट डीड के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है उसका टाइटल, चाहे तो उसके पास एक कन्वेंस डीड भी होगी। कन्वेंस डीड मोस्टली डीडीएफ एक्ट्स या फिर जो गवर्नमेंट्स की लैंड होती है जो आगे ट्रांसफरेबल होती है, उसमें कन्वेंस डीड दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें उसका नाम मेंशन होना चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। सेकंड चीज़, जो प्रॉपर्टी है
उसकी चैन कंप्लीट देखिए आप, यानी जो प्रॉपर्टी लास्ट पर्सन जो आपको बेच रहा है उससे लेके जो फर्स्ट ऑनर है जो उस प्रॉपर्टी का कभी रहा होगा, क्या उससे लेके अब तक की, मान लो उसकी प्रॉपर्टी में 5 ऑनर अब तक ट्रांसफ़र हुए हैं, 5 ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या पाँचों की कंप्लीट चैन है? अगर उसके पास चैन नहीं है तो भी कोई ऐसा नहीं है वो धोखाधड़ी कर रहा है। आप उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवा सकते हैं अपने नियरेस्ट जो आपका जुडिशल का सब रजिस्ट्रार पड़ता है, वहाँ प्रॉपर्टी डिटेल डाल के आप एक फॉर्म भर के आप वहाँ से सारा प्रॉपर्टी की चैन आप कंप्लीट वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। सपोज़ जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, जैसे मोस्टली केसों में होता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, फादर या ग्रैंडफादर, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके बच्चे प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टी सेल करते वक्त ये देखिए, क्या जो ग्रैंडफादर थे या कोई भी ऑनर था, क्या उसने विल में ऐसा कुछ लिखा है कि उसके बाद ये ऑनर होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम उस पर्सन, उस ऑनर का अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी विल देखिए, या तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज़, उसका डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए साथ में। अगर जो बाकी शेयर होल्डर हैं, अगर उन्होंने रिलिंक्विश डीड करी हुई है और प्रॉपर्टी एक के नाम ट्रांसफ़र कर दी है तो बढ़िया है, नहीं तो उस प्रॉपर्टी लेने से बचे, क्योंकि उसमें हो सकता है आने वाले टाइम में डिस्प्यूट अराइज हो सके। या तो सब मिलके आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो ताकि कोई आगे डिस्प्यूट ना रहे, या तो जब प्रॉपर्टी ऑनर जब मर गया है, अब जो सर्वाइवल हायर्स हैं उनके नाम प्रॉपर्टी हो रही है, क्या उन्होंने म्यूटेशन कराया है अपने नाम, क्या प्रॉपर्टी उनके नाम हो चुकी है, तभी वो प्रॉपर्टी आगे आपको बेच सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी आगे आपको सेल करना इतना ईजी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जो चैन कंप्लीट है, क्या उसके साथ जो मकान जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या उसका नक्शा लगा यानी मैप लगा हुआ है, और मैप जो है रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। अब आप जो नेक्स्ट चीज़ उसमें देखेंगे, उस पर प्रॉपर्टी पे एनकम्बरेंस देखिए, आपका प्रॉपर्टी पे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो आप अपने उस प्रॉपर्टी के ऑनर से पूछिए, इसकी जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी के टैक्स भरे गए हैं वो आपको टैक्स रिसिप्ट दिखाएं, आपको वाटर बिल्स दिखाएं, आपका जो गैस बिल आता है वो सारी चीज़ें दिखाएं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाएं, या अगर प्रॉपर्टी पे कोई लोन का भी लिया गया तो वो लोन डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कंप्लीट करके दिखाए कि क्या कितना लोन रह गया है, लोन कंप्लीट हो गया तो बैंक की तरफ से एक एनओसी दी गई होगी, वो एनओसी भी प्रोवाइड करवाए, यानी सब कुछ कंप्लीट करके दे टाइटल के साथ, ताकि जो जितनी भी एनकम्बरेंस मतलब एक उधारियाँ होती हैं, जो प्रॉपर्टी पे जितनी भी एनकम्बरेंस है वो सब चीज़ क्लियर है। कोई भी प्रॉपर्टी पे ऐसा नहीं है कि कल को आप बैठे और कल को आपसे कोई पैसा वसूल करने उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आ जाए। प्रॉपर्टी पे ना ही कोई टैक्स होना चाहिए, ना ही कोई लायबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ये आपको एक लोकल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपने ऑक्यूपाई कर रखी है। इसमें साथ साथ आपको एक पोजीशन लेटर भी मिलता है कि जो पोजीशन लेटर है, यानी जो ऑनर है उसके पास एक पोजीशन लेटर भी होगा कि ये प्रॉपर्टी इनके पोजीशन में है, तो ये पोजीशन लेटर भी उनके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मॉर्गेज। कई केसों में देखा गया है कि प्रॉपर्टी जो है मोस्टली जो गवर्नमेंट होती है या और अदर प्रॉपर्टी जो होती हैं डीडी फ्लैट्स टाइप की होती हैं, इनमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है मोस्टली एचपी पे चलती है, यानी हायर परचेज पे चलती है। यानी इनके आप ऑनर तो है लेकिन आप फुल्ली ऑनर नहीं कहलाते, क्योंकि प्रॉपर्टी हायर परचेज पे है। अब हायर परचेज का मतलब ये है कि इसका ऑनर अभी तक गवर्नमेंट ही कहलाएगी जब तक आप उसकी जो भी एनकम्बरेंस है वो आप उसकी पूरी नहीं करते। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे बैंक लोन होना इम्पॉसिबल है। इसमें प्राइवेट फाइनेंसर जो है वो ज़रूर लोन कर देते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं या किसी सोसाइटी एरिया में आप घर ले रहे हैं, तो आप वहाँ जाके उनसे ऑनर से पर पूछिए, या आप वहाँ अपने RWA से पूछिए, क्या ऐसा कुछ वहाँ पे कार अलॉटमेंट लेटर जैसी चीज़ है, क्या आपका पार्किंग एरिया आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है इस फ्लैट के या इस प्रॉपर्टी के साथ। अगर ऐसा है तो आप जाके पूछिए, और आपको अपना कार अलॉटमेंट लेटर और पार्किंग स्पेस एरिया जाके ज़रूर देखिए कि आपका कार स्पेसिंग एरिया कहाँ पे है, क्या वो वाकई में आपके पास ऑक्यूपाई में है या फिर वैसे ही कोई आपको पार्किंग अलॉट बेच के आपको प्रॉपर्टी आगे सेल कर रहा है। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो RW होती है। हर सोसाइटी की, हर एरिया की अपनी एक RW होती है, यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। वहाँ जाके आप प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आप हाउस नंबर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्या इस प्रॉपर्टी पे जो भी एनकम्बरेंस है या जो भी चीज़ें हैं, क्या RWA की तरफ से वो सारी NOC क्लियर है। ऐसा तो नहीं कि RWA में कुछ उसका ऑब्जेक्शन चल रहा हो प्रॉपर्टी का और वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्शन में पड़ी हो RWA के डिपार्टमेंट में फाइल के अंदर, या जो उनका मेंटेनेंस बिल है, उनके कोई भी ऐसे बिल हैं जो उन्हें पेड करने ज़रूरी हैं, तो क्या उन्होंने वो फुल्ली पे कर रखे हैं, या वो एनकम्बरेंस के साथ सारा आपको प्रॉपर्टी में सब कुछ लग के आपको मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट चीज़, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं कमर्शियल, लेकिन उस एरिया में बाकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। अब आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर से पूछिए कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल में कन्वर्ट करी गई है तो क्या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये प्रूफ हो कि ये प्रॉपर्टी अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में काउंट होती है, ना कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। ऐसा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तभी आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करें। और सेम चीज़ आप करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ये भी आप चीज़ ज़रूर देखें। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं
तो वहाँ पे जो फ्लोर्स होते हैं वो 15, 16, 17 बहुत ऊँचे फ्लोर होते हैं। तो वहाँ पे आप फायर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूर देखिए, क्या फायर डिपार्टमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे रखी है इस सोसाइटी के लिए, या वो सोसाइटी, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड है या नहीं। ऐसा ना हो आप अपना पैसा लगा दें और बाद में कोई एक ऐसा ऑर्डर आ जाए, जो रिसेंटली अभी कई प्रॉपर्टियों के साथ हुआ है, गुड़गांव में प्रॉपर्टियाँ गिरा दी गई हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो। आप ये सब चीज़ वेरीफाई करिए। देखिए, वेरीफाई करना आपका जरूर काम है, क्योंकि आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। जब आपने इतनी पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, ताकि आप एक सुकून की ज़िंदगी उस मकान में छत के नीचे जी सकें। सेम आता है पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है? क्या वहाँ पे वाटर वगैरह वहाँ सब टाइम पे आता है? क्या जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब सर्टिफिकेट, अगर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स की जानकारी रखेंगे तो प्रॉपर्टी में होने वाले आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी जानकारी और नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस बिल्डर को या उस सेलर को भी अवेयर हो कि इसको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर रहेगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डायरेक्ट आप तक पहुँचे। और ये जानकारी आप अपने नोन में और सबको प्रोवाइड कराइएगा, ताकि अपनी मेहनत का पैसा जो प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी में वो डाल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उन चीज़ों से अवेयर हो सके और प्रॉपर्टी बहुत सावधानी से वो खरीदे। प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप अपने किसी नोन में लॉयर हो, या कोई भी आपके नोन में कोई ऐसा हो जो प्रॉपर्टी का वेल अवेयर हो, आप उस पर आपको पूरा भरोसा हो, तो आप उस पर जाके प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। नहीं तो आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं अपने लिए, जो प्रॉपर्टी से वेरिफिकेशन करेगा और आपको बता देगा कि हाँ, इस प्रॉपर्टी में ओके है। वैसे तो इन सब चीज़ों में बेस्ट वही जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, कि प्रॉपर्टी का अगर आप लोन लेते हैं, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। इससे आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी थ्रू द बैंक, और उसी में ही आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी फ्रॉड है या नहीं, क्योंकि बैंक जो 100% अप्रूव्ड होती है उसी प्रॉपर्टी पर लोन करता है, अदरवाइज लोन नहीं करता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टा, फेसबुक या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये कि जिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, वो उस केस में प्रॉपर्टी सेल या परचेज कैसे करी जाती है, उसमें कैसे वेरिफिकेशन होगी हर चीज़ की, या उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि उस केस में तो डॉक्यूमेंट खो ही चुके हैं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, अब वेरीफाई सब कुछ कैसे होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, हम ये सब जानकारी आपको ज़रूर देंगे, और आप अपने नोन में जितने भी हैं आप उन तक ये जानकारी पहुँचाएं, ताकि उनकी मेहनत का पैसा बर्बाद ना जाए और वो जिस प्रॉपर्टी में ले रहे हैं सुकून से वो उम्र भर उस प्रॉपर्टी में रह सकें।